नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? आशा है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी सीयूटी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो आपके बोर्ड्स एग्जाम होने हैं, जो अभी 12th में हैं, वो अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ ही साइमल्टेनियसली कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसी हमको उम्मीद है, ऐसा और विश्वास भी है कि आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज यहाँ पे हम जो पहला लेक्चर हमने किया था, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र, उसका दायरा क्या है, उसके आज हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2024 जो एग्जाम हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही हम 2022 और 23 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे देखने वाले हैं। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसा पैटर्न होता है उनका, क्या पूछता है, क्या मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं, वन लाइनर होते हैं, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें हम जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा ये सेशन है, जो हमारा नेचर एंड स्कोप का सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जो सेकेंड लेक्चर है इसमें हम स्पेसिफिकली किस पे बात करेंगे, इसमें हम पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न होता है, ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, तो आपको मन लगा के इसको देखना है और आपको ये कोशिश करनी है अपनी जो कमियां हैं उनको यहाँ पे देखना है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ पे गलत हो रहे हैं, आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चंस को टैकल करने की उसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ये सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है, आपको दिमाग में रखना है और उसके बाद उस पर काम करना है कि कैसे आप उन कमियों को सुधार सकते हैं, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप एलिमिनेशन स्किल्स जो होती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, कैसे आप अपना समय बचा सकते हैं एग्जाम में। और अगर आपका समय बचेगा, अगर आप जल्दी से कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे एलिमिनेशन स्किल्स को यूज करके, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ भाई, मेरा जो एक क्वेश्चन है इतना बड़ा क्वेश्चन था और वो 5 सेकंड में 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। ठीक, हमने एलिमिनेशन स्किल लगाई, हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था और ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हमने कर लिया है। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके जो और क्वेश्चन होंगे आप उस पर ज्यादा समय दे पाएंगे। और साथ ही साथ अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं भी आता है, लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंस में होंगे, अगर आप मोटिवेटेड होंगे, तो भी वो क्वेश्चन आपके सही होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो सीयूटी एग्जाम हुआ था पिछले सालों में 22, 23, 24 में, वहां पे इस टॉपिक से, इस यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो 2024 वाला पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम देखेंगे, उसके बाद 22, 23 ऐसे देखेंगे। ठीक है, पहले हमारा जो पार्ट होगा वो 2024 के क्वेश्चंस को लेके होगा। ठीक है, यहां पे हम 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बात करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन कैसा है, मैचिंग टाइप है। ठीक, हमने कल का जो लेक्चर था, जो पहला सेशन था, उसमें हमने उपागम को पढ़ा था ना, हमने अप्रोचेस को पढ़ा था कि मानव भूगोल का विकास किन चरणों में हुआ है। उसमें हमने टाइम पीरियड को देखा था, उसमें हमने उपागम को देखा था, अप्रोच को देखा था। और आपसे मैंने बोला भी था, आपसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना है, आपको ईमानदारी से ये वाला टॉपिक पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे देखिए कि 2024 में जो पहला ही क्वेश्चन ज्योग्राफी से था वो क्या था, जो इस यूनिट से क्वेश्चन था वो कहता है, पहली लिस्ट में दिया है मानव भूगोल के दृष्टिकोण, जो अप्रोच है, जो उपागम है, वो एक लिस्ट में दिए गए हैं और दूसरी लिस्ट में उनके ब्रॉड फीचर्स, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इसको यहां पे दिया गया है। पहला जो फीचर है वो कहता है एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, दूसरा जो उपागम है वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन है, सी वाला व्यवहार स्कूल है, बिहेवियर स्कूल है और डी क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। ठीक, पोस्ट मॉडर्निज्म है। इधर उनके कुछ विशेषताएं दी गई हैं कि इन जो उपागम है, ये जो अप्रोच है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो लिस्ट 2 में दी गई हैं। पहला कहता है आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट इज डिफरेंट। हमको किसी जो रीजन है, कोई जो इलाका है, उसकी विशेषता को पहचानना होता है और ये बताना होता है कि वो कैसे और क्यों डिफरेंट है। एक चीज ये होगी।
फिर है एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, भूगोल में जो मात्रात्मक तकनीकें होती हैं उनका उपयोग, जैसे कंप्यूटर्स हो गया या स्टैटिस्टिकल टूल्स हो गया, ये है। थर्ड वाला है डिसकॉन्टेंटमेंट विद क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड इट्स डीह्यूमनाइज्ड मैनर ऑफ डूइंग ज्योग्राफी, जो मात्रात्मक क्रांति हुई थी उससे असंतोष फैला और जो भूगोल में अमानवीय प्रवृत्ति अपनाई गई थी उससे असंतोष फैला। और चौथा है फोकस ऑन लोकल कॉन्टेक्स्ट, स्थानीय संदर्भ पे ध्यान दिया गया। आपको बताना है कि ये उपागम दिए गए हैं और ये उनके फीचर्स दिए गए हैं और यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। आपको एलिमिनेशन स्किल्स का यूज करके बहुत जल्दी 1 मिनट का टाइम आपके पास है और आपको बताना है, ठीक है। आपको जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। आप अपने दिमाग में सोचिए और कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। ठीक है, अगर आपने कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो वीडियो पॉज कीजिए और फिर देखिए। पहला कहता है एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय भेदभाव। हमने कल पढ़ा था, हमने वर्ड को तोड़ के भी देखा था। एरियल से मतलब क्या है, क्षेत्र से संबंधित है, किसी एरिया से इसका संबंध है। और डिफरेंशिएशन मतलब दो इलाकों में, दो एरियाज में हमको डिफरेंट बताना है कि वो कैसे अलग हैं, ठीक। हमने पढ़ा भी था कि इसमें हम यूनिकनेस, उन इलाकों में क्या अद्वितीय चीज है, क्या ऐसा फीचर, ऐसा फिनोमेना कोई है जो सबसे यूनिक है, उसकी पहचान करते हैं और फिर ये देखते हैं कि वो कैसे अलग है और क्यों अलग है, और दो इलाकों में कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं। ये हमने कल देखा था। तो इसमें जो पहला होगा एरियल डिफरेंशिएशन, कि इसमें हम यूनिकनेस पहचानते हैं और देखते हैं कि वो कैसे और क्यों अलग है। तो ए का क्या होगा, फर्स्ट वाला जो होगा वो सही है। जहां पे ए का फर्स्ट होगा वो सही है। यहां पे हमको दिख रहा है कि जो विकल्प ए है, बी है और सी है, इसमें ए का फर्स्ट है, मतलब डी वाला तो बिल्कुल गलत है। हमने यहां पे एक ऑप्शन को गलत कर दिया, एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ए, बी, सी में से ही कोई और होगा। उसके बाद स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन। हमने देखा था ये जो उपागम है ये 1850 से 1960 का जो दशक था उसमें इस उपागम को अपनाया गया। और यह भी बात की थी कि इसमें ज्योग्राफी को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की गई, ज्योग्राफी को साइंटिफिक बनाने का प्रयास किया गया, ये हमने देखा था। और उसको हमने क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन बोला था, ये भी बात हमने देखी थी। तो बी का सेकंड हो जाएगा। जिसमें बी का सेकंड है वो विकल्प हम रखेंगे, बाकी को एलिमिनेट कर देंगे। जो ये वाला बी स्टेटमेंट है इसमें बी का थर्ड है, बी का सेकंड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक। इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास ए बचा और सी बचा, इसमें से कोई विकल्प होगा। हम आगे बढ़ेंगे। बिहेवियर स्कूल है। हमने देखा था ना कि जब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया उसमें ज्योग्राफी को अमानवीय बना दिया गया, डीह्यूमनाइज कर दिया गया। उसके अगेंस्ट में 3 स्कूल ऑफ थॉट का इमर्जेंस होता है, उदय होता है। उन स्कूल ऑफ थॉट को हम क्या कहते हैं? पहला था ह्यूमनिज्म, मानवतावादी। दूसरा था रैडिकलिज्म, अमूलवादी। और तीसरा था बिहेवियरलिज्म, मतलब व्यवहारवादी। ये कब होता है? 1970 के दशक में होता है। तो ये किसके अगेंस्ट में था? डिसकॉन्टेंटमेंट विद क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। जो मात्रात्मक क्रांति हुई थी उससे असंतोष फैलने की वजह से इस स्कूल का उदय हुआ था। ये हमने देखा था। सी का थर्ड हो गया, जिसमें सी का थर्ड है वो सही है, इसमें सी का थर्ड है और ये सही है, सी गलत हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है वो ए है। और पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने लोकल कॉन्टेक्स्ट पे फोकस किया था। और ये उपागम कब आया था? 1990s में आया था, है ना। ये उपागम 1990s में आया था, ठीक। तो ऐसे आपको बढ़ना है, आपको कोशिश करनी है कि कैसे आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके आगे बढ़ें। इससे आपका समय बचेगा, इससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आंसर कर पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो आप उस दुविधा से, उस कंफ्यूजन से अपने आप को अलग कर पाएंगे, ठीक। तो आपको कोशिश करनी है कि आप धीरे धीरे बढ़ें आगे, एक एक विकल्प को एलिमिनेट करें और फिर आगे बढ़ें, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं उनमें क्लैरिटी होगी। सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट होंगे, उनमें क्लैरिटी होगी, तभी ये आप जो मेथड है, जो मेथडोलॉजी है उसको फॉलो कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो है वो क्या है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको जो पीपीटी मिलती है, जो यहाँ से क्लास नोट्स
ऐप पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक, सबसे पहला काम आपका यही है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, वो क्या कहता है? वो कहता है एक डेफिनेशन दी गई है और इनका कहना है ये किसने बोला है। हमने पढ़ा था ना, हमने 3 डेफिनेशंस को पढ़ा था, रैटजल की, सैंपल की और ब्लाश की। ठीक, और उन डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछी गई थी, तो आपको कीवर्ड को पकड़ना और जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है। डेफिनेशन कौन सी पूछी गई थी? तो डेफिनेशन थी हु ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी, किसने मानव भूगोल को डिफाइन किया, कैसे? कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग और अर्थ एंड ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बीइंग्स विच इनहैबिट इट। निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कानूनों, भौतिक नियमों और इसमें रहने वाले जीवित प्राणियों के बीच संबंधों के अधिक सिंथेटिक ज्ञान को संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न अवधारणा के रूप में परिभाषित किया है? यह आपको बताना है। मैंने आपसे बोला था कि आपको कीवर्ड पकड़ना है। तीनों डेफिनेशन में आपको एक कीवर्ड बताया गया था। ठीक, तो उस कीवर्ड को पकड़ना है और बताना है कि किसने दिया था। अगर आपको वो कीवर्ड याद होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल केक वॉक है, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने कीवर्ड को नहीं पकड़ा होगा तो ये टफ हो जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आप कीवर्ड को ढूंढिए, अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी। ठीक है, जिसने सही जवाब दिया है उनको बधाई। आप लोग एक बार कमेंट में लिख दिया करिए। ठीक, हमने कहा था आपको कीवर्ड पकड़ना है। इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है? फिजिकल लॉज, जो भौतिक नियम है वो कीवर्ड है। आपको पता होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ठीक, कि जो ब्लाश है वो कहते हैं कि अगर हमें जो नेचर है उसके भौतिक नियमों का अच्छा ज्ञान होगा तो हमारा जो नेचर के साथ संबंध स्थापित होगा, जो इंटरैक्शन होगा वो और अच्छा होगा और संतुलित होगा। ये कहना किसका था? ब्लाश का कहना था। हमने इसमें एक एग्जांपल भी देखा था कि फिजिकल लॉज का, जैसे हमको एरोडायनेमिक्स का ज्ञान है, एरोडायनेमिक्स का ज्ञान है, तो हमने क्या की? हमने खोज की, किसकी? एरोप्लेन्स की खोज की। हमने रॉकेट्स को बनाया, ठीक है, हमने फाइटर जेट्स को बनाया। इससे क्या हुआ? इससे हमारे जो संबंध थे नेचर के साथ, पहले जब हमको ये नियम नहीं पता था वो कुछ अलग थे, अभी कुछ अलग हो गए। ठीक, तो अगर जैसे जैसे हमको नेचर के भौतिक नियमों का ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे हमारे जो संबंध हैं वो डिफरेंट होते जाएंगे, वो बदलते जाएंगे और संतुलित होते जाएंगे। ये कहना किसका था? ये ब्लाश का कहना था। विडाल डिला ब्लाश महोदय जो थे उनका कहना था ये। ठीक, तो आपको कीवर्ड पकड़ना है। जहां पे फिजिकल लॉज आए, 3 डेफिनेशन दी गई हैं, जहां पे फिजिकल लॉ आता है, भौतिक नियम की बात होती है, तो आपको समझ जाना है कि हाँ ये ब्लाश ने बोला है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात मानिए मेरी बच्चा कि जहां पे भौतिक नियम आए तो वहां पे आपको समझना है कि ये किसने बोला है? ये ब्लाश महोदय ने कहा है, ये ब्लाश महोदय ने कहा है। इतनी बात समझ आई आपको? तो हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द बीइंग्स, study of the human beings and environment where nature is supreme that dictates the lifestyle of human beings. Identify the geographical approach referred to in this statement from the following. आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है ये किस भौगोलिक दृष्टिकोण को उल्लेखित करता है। वो कथन क्या है? कथन कहता है कि मनुष्य और पर्यावरण का जो अध्ययन है, जहां प्रकृति सर्वोच्च है और मनुष्य की जो जीवन शैली है उसको प्रकृति जो है वो निर्धारित करती है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये किस कॉन्सेप्ट की तरफ इंगित करता है, उसको इशारा करता है, ये आपको बताना है। क्या वो पॉसिबिलिज्म है, संभववाद, या वो बिहेवियरलिज्म है, व्यवहारवाद, या वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, या वो ह्यूमनिज्म है? आपको इसका जवाब देना है। आपके पास 30 सेकंड है और आप 30 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, जल्दी से आपको बताना है ए है, बी है, सी है या डी है।
ठीक है, यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, वो क्या है? वो सुप्रीम है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ओमनीपोटेंट है। मतलब जहां पे नेचर सर्वशक्तिमान होगा तो वहां पे किसकी बात होगी? वहां पे बात होगी डिटर्मिनिज्म की, है ना? डिटर्मिनिज्म की, किसकी? नियतिवाद की, कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारी डेस्टिनी को निर्धारित करता है, हमको बताता है कि आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको कैसे रहना है और आपको कहां पे रहना है। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ये नेचर कह रहा है। कि नेचर कहता है कि भैया जो मनुष्य, मानव, तुमको झुक के रहना पड़ेगा। कौन कहता है ये किस कॉन्सेप्ट में कहा गया है? ये डिटर्मिनिज्म, जो पर्यावरणीय नियतिवाद है, जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, उसमें ये बात कही गई है। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है। तो जिन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया होगा, कीवर्ड्स पे फोकस किया होगा, उनका ये कथन सही है, उनको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, उनको बधाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? ये यहां पे एक्सप्लेन दिया गया है कि नेचर डिसाइड्स द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब नेचर जो है वो बड़ा है ह्यूमन से। फिर पॉसिबिलिज्म क्या कहता है? नेचर जो है वो मनुष्यों को पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, उनको कुछ अवसर देता है, और ये मनुष्यों पे है कि कैसे वो एफिशिएंटली उनका यूज करते हैं, कितनी कुशलता से वो उन अवसरों को, उन पॉसिबिलिटीज को भुना पाते हैं। ये पॉसिबिलिज्म की बात होती है, यहां पे एक्सप्लेन दिया गया है, आप पीपीटी में देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है, जो 24 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर्स डिस्क्राइब द स्टेट और कंट्री, ठीक है, स्टेट और कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां के कौन सा देश ऐसा था जहां के भूगोलवेत्ताओं ने जो राज्य होता है या देश होता है उसको जीवित प्राणी बोला है, जीवित प्राणी बोला है। ठीक है, ये आपको बताना है। क्या वो फ्रांस के थे, या वो जर्मनी के थे, जर्मन थे, क्या वो ऑस्ट्रेलियन थे, या वो इंडियन थे? ये बात आपको बतानी है। बताइए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स है, वहां पे अपने आंसर को टाइप कीजिए। Oh, my bad. ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है जर्मन। जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने ज्योग्राफी को कैसे ट्रीट किया है? एक आदमी की भांति ट्रीट किया है, ठीक, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की भांति ट्रीट किया है। और जितने भी ज्योग्राफी में फिनोमेना होते हैं उसको मनुष्य के जो डिफरेंट अंग हैं उनका नाम देके संबोधित किया है। जैसे उन्होंने कहा कि माउथ ऑफ अ रिवर, माउथ ऑफ अ रिवर, कि नदी का मुहाना, नदी का मुंह उन्होंने बोला। मतलब जो मनुष्य है उसकी टर्मिनोलॉजी उन्होंने किसमें दे दी? एक रिवर है उसको दे दी। ऐसे ही उन्होंने स्नाउट ऑफ ग्लेशियर बोला, कि ग्लेशियर की नाक बोला है। तो उन्होंने जैसे सब्जेक्ट को भी एक प्राणी माना, और जो स्टेट और कंट्री होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो देश होता है या राज्य होता है, उसको उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला है। और इनका कहना था कि जैसे मनुष्य है, जैसे एक जीवित प्राणी है, वो बड़ा होता है, ठीक, बड़ा होता है और अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको उनका उपयोग करता है। वैसे जो स्टेट है वो भी धीरे धीरे बड़ा होता है और अपने आसपास के जो स्टेट हैं उसको अपने में समाहित करता जाता है। ठीक, तो जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म किसने बोला? तो जर्मनी के कुछ भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ये बात कही है। ठीक, और यहां पे उसका एक्सप्लेन भी दिया गया है। यहां पे एक्सप्लेन दिया गया है कि जैसे उन्होंने ह्यूमन से एनोलॉजी ली है, ह्यूमन से एनोलॉजी ली है क्या? माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, आई ऑफ साइक्लोन, की साइक्लोन की आंख। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्टेट को, कंट्री को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित प्राणी से संबोधित किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द लैंड। हु सेड दिस? आपको बताना है कि ये किसने बोला है। मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा है? क्या ये ग्रिफिथ टेलर ने बोला है, या वो ब्लाश ने बोला है, या वो एलन सी सैंपल ने बोला है, या वो रैटजल ने बोला है? ये आपको बताना है। उससे पहले तक हमने 24 के क्वेश्चन देखे हैं। 2024 में 4 क्वेश्चन पहली यूनिट से आए थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब हम 2023 और 22 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन हम देखेंगे वो 2022 के होंगे और 23 के होंगे, ठीक। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, आपको कीवर्ड पकड़ना है, जो एक बिंदु है, जो एक मुख्य मुद्दा है, उसको पकड़ना है और आपको बताना है कि ये डेफिनेशन किस महोदय ने दी थी, ठीक है। देखते हैं आपके पास कितना दिमाग है, आप कितना कॉमन सेंस का यूज कर पाते हैं। जल्दी बताइए, कमेंट में लिखिए। हाँ, ये बात किसने की है? ये यहां पे जो की पॉइंट है वो क्या है? वो सिंथेटिक स्टडी है, संश्लेषित अध्ययन है। हमने बोला था ना कि आपको कीवर्ड पे फोकस करना है। जहां पे फिजिकल लॉज आएगा वो विडाल डिला ब्लाश ने बोला है। जहां पे सिंथेटिक स्टडी की बात होगी वो किसने बोला है? वो रैटजल ने बोला है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो रैटजल ने बोला है। और हमने पढ़ा भी था सिंथेटिक स्टडी का मतलब क्या होता है, संश्लेषित अध्ययन, कि हम मनुष्यों के कुछ एस्पेक्ट को लेते हैं और नेचर के एस्पेक्ट को लेते हैं, उनको कंबाइन करते हैं और फिर उनके बीच जो संबंध स्थापित होता है, उनमें जो इंटरैक्शन होता है, उसको अध्ययन करते हैं, ठीक। कि मनुष्य के एस्पेक्ट को लेना, नेचर के एस्पेक्ट को लेना, उसको कंबाइन करना और फिर अध्ययन करना और देखना कि कैसे मनुष्य जो है वो नेचर को अफेक्ट करता है और कैसे नेचर मनुष्य को अफेक्ट करता है। ये बातें हमने देखी थी, ये बातें हमने पढ़ी थी। तो ये किसने बोला? ये रैटजल महोदय ने बोला है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है और आपको जो पीपीटी मिली भी होगी, जो नोट्स मिला होगा, उसमें भी ये बात कही गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ड्स इज कॉल्ड। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल मलाई मक्खन हलवा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक। कि जो प्राकृतिक और मानव जगत है उनके बीच जो संबंध का अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये जिससे गलत हुआ वो पाप है, वो अपराध है, ठीक, अपराध है। ये बताना है कि वो मानव भूगोल है या वो भौतिक भूगोल है या वो रीजनल ज्योग्राफी है, वो या वो सिस्टमेटिक या व्यवस्थित भूगोल है। आपको बताना है कि क्या सही है। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। आप उसको बहुत एफिशिएंटली यूज कीजिए और जल्दी से बताइए। हाँ, जिन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी बोला है वो सही है, क्योंकि आपको पता है मानव भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं? हम मनुष्यों के बीच में और नेचर के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट। मनुष्यों के बीच में और वातावरण के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, उनका जो मिलन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मानव भूगोल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपके दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो इसका आंसर जो सही है वो ए है। जिन्होंने सही जवाब दिया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने गलत दिया है उनके लिए एक और मौका है। आप लोग इस पे अपना कॉमन सेंस अपना यूज कीजिए। कहता है हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनस्टेबल अर्थ एंड द एक्टिव ह्यूमन बीइंग। ये डेफिनेशन किसी ज्योग्राफर ने दी है, आपको बताना है किसने दी है। क्या कहता है कि मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। हु सेड दिस? ये किसने बोला है? क्या ये रैटजल ने बोला है, या ये सैंपल ने बोला है, या ब्लाश ने बोला है, या ग्रिफिथ टेलर ने बोला है? आपको कीवर्ड पे फोकस करना है, तुरंत गोला बनाना है कि हाँ ये कीवर्ड है और आपको बताना है ये किसने बोला है। जल्दी से आपका टाइपिंग स्किल जो है वो आप दिखाइए और कमेंट में बताइए, ठीक। कमेंट में बताना है, क्योंकि आपने 3 डेफिनेशन पढ़ी हैं, 2 को हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। एक को हमने देख लिया है ब्लाश और रैटजल की, तो तीसरा कौन था जिन्होंने डेफिनेशन दी थी वो आपको बताना है, ठीक है। बताइए। हाँ, जिन्होंने जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है?
जिन्होंने जवाब दिया है सैंपल, LNC सैंपल, उनका जवाब सही है, उनका जवाब सही है, क्योंकि यहां पे जो आपको फोकस करना है, जो आपका कीवर्ड है बच्चा, वो क्या है, वो है चेंजिंग रिलेशनशिप, है ना बच्चों। आपका कीवर्ड है वो क्या है, वो चेंजिंग रिलेशनशिप है, वो परिवर्तनशील संबंध है, ये आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक। तो जहां पे चेंजिंग रिलेशनशिप या अनस्टेबल अर्थ या एक्टिव ह्यूमन बीइंग दिखता है, आपको पता चल जाना चाहिए, क्या पता चलेगा आपको, कि ये डेफिनेशन सैंपल महोदय ने दी है। और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखाता है डायनेमिक रिलेशनशिप। ये डायनेमिक जो फोकस है वो डायनेमिक रिलेशनशिप पे है, मतलब गतिशील संबंधों पे है, ठीक, गतिशील संबंधों पे है, मतलब मानव ज्योग्राफी का जो नेचर है वो गतिशील है, ठीक। जो संबंध बनेंगे वो डायनेमिक होंगे, वो गतिशील होंगे, वो समय के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रहेंगे, ये बात यहां पे की गई है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, यहां पे एक्सप्लेन दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी द अर्थ इज टू बी अंडरस्टूड एज, भूगोल की मूलभूत संरचना के अनुसार, संकल्पना के अनुसार पृथ्वी को किस रूप में जाना जाना चाहिए। आपको बताना है कि क्या एक अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में जाना जाना चाहिए, या फिर अ सेलेस्टियल बॉडी इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड के रूप में जाना चाहिए, या होम ऑफ अ मैन, मनुष्य के ग्रह के रूप में जाना जाना चाहिए, या फिर कलेक्शन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानों और खनिजों के संग्रह के रूप में जाना जाना चाहिए। आपको कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि आपको लगेगा इन सारी बातों को तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, तो इसमें सही क्या है, तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक, क्योंकि जो हमने डेफिनेशन पहले लेक्चर में पढ़ी थी, अगर आपको वो याद होगी तो आप इसको सही कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि भूगोल की मूलभूत संरचना के अनुसार पृथ्वी को हम किस रूप में जानते हैं, बताइए आप लोग। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है, एक डेफिनेशन हमको पता है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर ह्यूमन बींग्स लिव, वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। ये हमको डेफिनेशन पता है बच्चों, है ना, कि ज्योग्राफी जो है वो किसकी स्टडी है, वो पृथ्वी के उस सतह की स्टडी है जहां पे मनुष्य रहता है, जहां पे मनुष्य का घर होता है, उसकी स्टडी है। ये ज्योग्राफी की डेफिनेशन किसने दी थी, ये रैटजल ने दी थी, ये डेफिनेशन रैटजल महोदय ने दी थी, है ना। तो यहां पे क्या बात किया गया, यहां पे क्या फोकस किया गया है ज्योग्राफी में, वेयर ह्यूमन बींग्स लिव, जहां पे मनुष्य रहता है, मतलब पृथ्वी को उन्होंने मनुष्य के घर के रूप में, मनुष्य के आवास के रूप में कंसीडर किया है। तो भूगोल की मूलभूत संरचना के अनुसार, संकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी है वो क्या है, होम ऑफ मैन है, मानव का घर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। याद रहेगा ना कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर ह्यूमन बींग्स लिव, जहां पे मनुष्य रहता है उसकी स्टडी है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है ना। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे who defined human geography as the study of the changing relationship between the active man and the unstable earth। देखो कैसे रिपीटिशन होता है क्वेश्चंस का, इससे पहले भी हमने देखा ना, एक क्वेश्चन आया था और सेम क्वेश्चन फिर आ गया, रिपीट हुआ है। यहां पे हमको किस पे फोकस करना है, हमने अभी देखा था कि हमको चेंजिंग रिलेशनशिप पे फोकस करना है, मतलब परिवर्तनशील जो संबंध है उस पे फोकस करना है। और जहां पे चेंजिंग आएगा वहां पे किससे संबंध आएगा, सैंपल, ईसी सैंपल, LNC सैंपल महोदय, ठीक। तो जो सी विकल्प है वो सही है, इतना आपको पता ही चल गया होगा। तो अगर तीन डेफिनेशन जो आपको पढ़ाई गई हैं उसमें से कोई भी डेफिनेशन आ जाती है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इतनी बात आप अपने दिमाग में समझ लीजिए। अगर गलत होता है तो ये आप बिल्कुल पाप करते हैं, वो अक्षम्य अपराध है, उसकी कोई माफी नहीं है, ठीक है। यहां पे एक्सप्लेन दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, निम्नलिखित में से मानव भूगोल का क्या विषय है। स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन करना है। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन है। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मनुष्यों और उनकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना है। द स्टडी ऑफ नेचुरल कंडीशंस इन द अर्थ, पृथ्वी में प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करना है। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है।
आपके पास 10 सेकंड हैं, आप जल्दी से कमेंट में ए बी सी और डी लिखिए, क्या हो सकता है सही जवाब इसका, आपको बताना है। हाँ, हमने 10 बार, हमने 50 बार क्लास में देख लिया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में संबंधों का अध्ययन है, नेचर के बीच में, मनुष्यों के बीच में संबंधों का अध्ययन है, हमने देख लिया है ना। तो जैसे ही आए कि मानव भूगोल क्या है, आपके दोनों हाथ उठ जाने चाहिए कि मानव भूगोल मनुष्यों के बीच में और नेचर के बीच में संबंधों का संबंध, मजबूत संबंध, ठीक है, हाँ, उनका अध्ययन है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, उनका अध्ययन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली डेफिनेशन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द म्यूचुअली वेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन द फिकल मैन एंड द टेम्परेरी अर्थ। हु गेव द डेफिनेशन? मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? कार्ल सॉर ने दी है, CARL, कार्ल सॉर है। ब्लाश है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ब्लाश है, BLACH, ब्लाश है। एलन सैंपल है या रैटजल है? आपको बताना है, यहाँ पे केवल जो शब्दों का प्रयोग है उसको बदला गया है, ठीक, जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है, लेकिन कहने का मतलब एक ही है। हमने जो 3 डेफिनेशन पढ़ी हैं उसमें से एक डेफिनेशन ये है, बस जो शब्द हैं वो चेंज हैं, आप इनका अर्थ एक ही है। तो आपके इनको मीनिंग को पकड़ना है कि ये क्या कहता है, आपको इसके मीनिंग को पकड़ना है और बताना है क्या सही जवाब है। आपके पास है 10 सेकेंड, अपने को साबित करने के लिए आपके पास केवल 10 सेकेंड है। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या इसका सही जवाब है। हाँ, तो इसमें पता है, इसमें क्या है, वेरिएबल रिलेशनशिप। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंजिंग, है ना, बदलने वाली, जो समय के साथ चेंज होती है, वही तो बात हो रही है। और हमने पढ़ा है कि जहां पे चेंजिंग रिलेशनशिप आएगा वो क्या होगा बच्चों? वो होगा, वो देगा सैंपल। वो डेफिनेशन किसने दी होगी? सैंपल महोदय ने दी होगी, महोदया ने दी होगी। तो जहां पे चेंजिंग रिलेशनशिप आएगा बच्चों, वहां पे किसने, तो आपका दिमाग कहां पे जाएगा? सीधा कि वो डेफिनेशन एलन सी सैंपल महोदय ने दी है, आपका दिमाग सीधे वहां पहुंच जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये एलन सी सैंपल महोदय ने दी थी। जो सी वाला विकल्प है वो सही है, आपको ध्यान में रखना है। हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है, देखो ये स्कोप से क्वेश्चन है, स्कोप से पूछा गया है। हमने बोला था ना आपको, जो स्कोप में जो बताया गया है कि सोशल ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, ठीक, ये सब जो है इसमें आपको उसकी जो उप शाखाएं हैं, जो उसके अंदर भी पढ़ाया गया है, वो भी याद रखना है, क्योंकि जो सिस्टर डिसिप्लिन है, जो मात्र शाखा है, वो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि वो पूछी जाती है। जैसे यहां पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चन कहता है बच्चों? क्वेश्चन कहता है, मिलिट्री ज्योग्राफी इज अ सब फील्ड ऑफ विच फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, सब फील्ड है। आपको बताना है क्या है कि क्या इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आर्थिक भूगोल है, या ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, या पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल है, या अर्बन ज्योग्राफी नगरीय भूगोल है। आपको बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब है। यू हैव ओनली 20 सेकेंड्स, जल्दी से बताइए। आपका टाइम होता है खत्म, और जिन्होंने इसका जवाब पॉलिटिकल ज्योग्राफी दिया है, जिन्होंने सी टाइप किया है, उनको बहुत बधाई, वो सही रास्ते पे हैं। और जिन्होंने इसका जवाब गलत दिया है, उनको थोड़ा आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है, उनको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि क्या वो सही पाथ पे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। उनको अपने अंदर आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो जिम्मेदारी है, आपके भविष्य की जिम्मेदारी है, वो किसकी है? वो आपकी खुद की ही है। अगर आप खुद पे ध्यान नहीं देंगे तो कोई
आपको समझाने नहीं आएगा, कोई आपको बताने नहीं आएगा। तो आपको टाइम टू टाइम सेल्फ इवैल्यूएशन भी करते रहना है कि क्या हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है, क्या हम जितना हमको पढ़ना चाहिए उतना हम पढ़ रहे हैं क्या। ठीक, अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तब भी आपको देखना है कि क्या आप पढ़ रहे हैं तब भी नहीं सही हो रहे हैं, तो क्या आपका जो तरीका है, जो टेक्निक है वो सही है कि नहीं सही है। ठीक, तो आपको थोड़ा आत्मावलोकन, सेल्फ इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता है। हमने देखा था कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में 2 उपशाखाएं हैं। पहली कौन सी है? एक हमने देखा था इलेक्टोरल ज्योग्राफी है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी है, और एक क्या है? एक मिलिट्री ज्योग्राफी है। ये हमने देखा था। तो आपको याद रखना है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप एग्जाम में कर पाएंगे और आपकी जो पसंदीदा यूनिवर्सिटी है उसमें आप आ पाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा खुद पे भरोसा भी रखना है, थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बना के रखना है और ऐसे सब कुछ हो जाएगा, सब सही होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक इलेक्टोरल ज्योग्राफी आता है, एक मिलिट्री ज्योग्राफी आता है। ठीक, ये आपको बताया गया है। उसके बाद आता है टूरिज्म ज्योग्राफी, जो सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। जो पर्यटन का भूगोल है वो किसका उपक्षेत्र है, आपको बताना है कि सामाजिक भूगोल का, नगरीय भूगोल का, हैबिटाट आवास भूगोल का, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। आपको बताना है विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको ये चीज बतानी है। आपके पास है 10 सेकेंड। ठीक है, आपके पास है 10 सेकेंड, आपको सही जवाब देना है। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? टूरिज्म ज्योग्राफी। हमने पढ़ा है कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है उसके कुछ उप शाखाएं होती हैं, उसमें टूरिज्म ज्योग्राफी एक उसका पार्ट है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो टूरिज्म ज्योग्राफी है, जो पर्यटन का भूगोल है, वो किसके अंतर्गत आता है बच्चों? वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो आर्थिक भूगोल है, उसके अंतर्गत आता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, यहाँ पे दिया गया है ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है और इसके अंतर्गत ये उप शाखाएं हैं। ठीक, उप शाखाएं हैं, उप क्षेत्र है। आपको याद रखना है कि इसमें संसाधनों का भूगोल आता है, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मार्केटिंग है, टूरिज्म है और इंटरनेशनल ट्रेड है। आप नेमोनिक बनाइए, आप ट्रिक बनाइए, मगर आपको ये जो उपक्षेत्र हैं ये याद रखने हैं। कैसे भी करके आप कुछ नेमोनिक बना सकते हैं, कुछ टेक्निक बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक, क्योंकि एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है। इसमें दिया गया है एरियाज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के क्षेत्र क्या हैं? सामाजिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और यहाँ पे इंटरडिसिप्लिन ब्रांच, मतलब उनकी उप शाखाएं क्या है वो दी गई हैं। डेमोग्राफिक्स, ह्यूमन साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और मिलिट्री साइंस। आपको बताना है कि सही जवाब क्या है। बताइए, आपको एलिमिनेशन स्किल्स लगानी है। ठीक है, एलिमिनेशन स्किल को लगाना है और फिर इसका जवाब देना है। चलो, जिन्होंने अभी पता चलेगा किसने सही जवाब दिया है। पहले हमको देखना है कि हमको क्या आता है। ठीक, जैसे मान लो अगर मैं आपकी जगह पे होता तो सबसे जो आसान इसमें है वो क्या है? वो है कि हमको यहाँ पे दिख रहा है पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, जनसंख्या भूगोल है, और यहाँ पे जनसांख्यिकी या जनांकिकी दिया है, डेमोग्राफिक दिया है। तो हमको लगता है कि ये इससे संबंधित है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम जो पॉपुलेशन से संबंधित चीजें हैं उनको पढ़ते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, हमको ये पता है। हम देखेंगे कि सी का पहला क्या है। इसमें देखो केवल एक विकल्प है जिसमें सी का पहला दिया गया है और हमारे ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो ये सब गलत हो जाएगा, ए बी डी गलत है और जिन्होंने सी जवाब दिया है वो सही है। हमने चुटकियों में 1 सेकंड के अंदर ये जवाब दे दिया, लेकिन 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 एक यहाँ पे कैच है। हमको अभी आगे नहीं बढ़ना है, हमको एक और स्टेप आगे जाना है और देखना है कि क्या कोई जो अगला इसमें जैसे ए का पहला दिया गया है, ए का सेकंड दिया गया है, इसमें ए का सेकंड है,
तो हम देखेंगे, एक बार मैच करेंगे कि क्या ए का सेकंड ही है, क्या ऐसा है कि क्या पता हमको ये गलत आता हो। ठीक, हमने ये लगा दिया। ठीक, हमको कॉन्फिडेंस है, लेकिन हमको एक स्टेप आगे बढ़ना है। हमको देखना है कि और यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे ए को सेकंड से मैच किया गया, हम देखते हैं। यहाँ पे ए है सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल और ह्यूमन साइंस। हमको पता है ह्यूमन साइंस में हम सोशल ज्योग्राफी में हम ह्यूमन साइंस को पढ़ते हैं, तो हाँ सही बात है, ए का सेकंड होगा। ठीक, और हम आगे बढ़ जाएंगे, हम कहेंगे हाँ ठीक है, हमने एक बार देखा कि ये वाला विकल्प है, उसके बाद हमने उसको फिर से वेरीफाई भी कर लिया है, हमने उसको फिर से मैच भी एक बार अपनी सांत्वना के लिए उसको फिर से वेरीफाई कर लिया और ये सही जवाब हो गया है, और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, हम और ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक, हम एग्जाम में हमको कितनी जल्दी पेपर हो जाता है हमारा बिल्कुल अच्छे से, उसको लेकर बढ़ना है। हमको टाइम को वहां पे बचाना है, जिससे हमको जो क्वेश्चन कठिन लगता है उसको हम आसानी से कर पाएं। ठीक, तो ऐसे हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग तो आपको एनालिसिस बता रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, तो आपको आगे भी सॉल्व करना है। ठीक, फिर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। हमको पता है कि जो मिलिट्री साइंस है, जो सैन्य विज्ञान है, वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, तो बी का चौथा हो जाएगा, और डी का जो बच्चा इकोनॉमिक ज्योग्राफी एग्रीकल्चर साइंस में आ जाएगा। हमने ये देख लिया, तो बहुत बेसिक है। आप थोड़ा एलिमिनेशन स्किल्स लगाइए, आप पहले 50-50 कीजिए, और जो दो विकल्प बचे उसमें आप गेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा एलिमिनेशन स्किल्स को यूज कीजिए। ठीक, आपका आसान काम जो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, बहुत आसानी से, है ना बच्चों। तो आपको लोड नहीं लेना है। यहाँ पे दिया गया है, ये स्कोप का पार्ट है, आगे भी ये यहाँ पे पूरा स्कोप की चीजें दी गई हैं। ठीक, अगर आपने पहले लेक्चर की पीपीटी नहीं भी देखी है या नोट्स को नहीं पढ़ा है, तो आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, इनको रेफर कर सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया गया है। ठीक है, फिर लिस्ट दी गई है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है स्कोप, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, सब ये पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कॉन्टिन्यूटी है, कैसे रिपीटिशन होता है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, लिस्ट 1 दी गई है, जिसमें सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के उपक्षेत्र दिए गए हैं। यहाँ पे अपोजिट नियरेस्ट ब्रांच या निकट शाखाएं दी गई हैं। इसके अपोजिट में क्या, निकट शाखाएं दी गई हैं, आपको बताना है। ठीक, इसमें भी आपको एलिमिनेशन स्किल्स का उपयोग करना है। जैसे अभी बताया गया था, आपको अपना समय बचाना है, आपको जो आता है वो पहले मिलाइए और विकल्प चेक कीजिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक, आपको एलिमिनेशन स्किल लगानी है। जैसे इधर है मेडिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, मार्केटिंग ज्योग्राफी और बिहेवियरल ज्योग्राफी है। इधर है एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एपिडेमोलॉजी। आपको बताना है कौन सा सही है। आपके पास है 30 सेकेंड, आप 30 सेकेंड में जवाब देंगे। ठीक है, टाइम अप, टाइम खत्म हुआ बच्चों, टाइम खत्म। क्या हुआ, थक गए? क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा हेक्टिक होता है, पर आपको मजा आना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए, क्योंकि यही हमको बताता है, ये गाइडिंग लैंप की तरह काम करेगा। आपको बताएगा कि सही रास्ता क्या है। आप एक बार क्वेश्चन देखेंगे, फिर बुकलेट पढ़ेंगे, फिर नोट्स पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हम सही पाथ पे हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये एक गाइडिंग लैंप की तरह, एक गाइडिंग स्टार की तरह होता है क्वेश्चन पेपर, जो आपको जो पूरी जर्नी है सीयूटी की, उसमें आपकी मदद करेगा। तो आपको इसको बोझ नहीं समझना है, आपको इसको अपनी एक जिम्मेदारी, अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझना है, और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। ठीक है, पहला है, इसमें हम देखेंगे हम कैसे एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमको आता क्या है, कि जो हमको पता है। तो मेडिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, चिकित्सा भूगोल, कि इसमें जो महामारी है, जो एपिडेमिक्स फैलती हैं, जैसे मान लो अभी कोविड फैला था, तो किसमें आएगा, वो मेडिकल ज्योग्राफी में उसका हम अध्ययन करेंगे कि उसका इंपैक्ट क्या होता है, कैसे उसको हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये सब उसका पार्ट हुआ ना, तो ए का चौथा हो जाएगा। और भैया सब में हमारी एलिमिनेशन स्किल थोड़ी सी शेक हुई, थोड़ा हिल गई। ठीक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खेल गए, जो एग्जामिनर महोदय थे उन्होंने थोड़ा खेल किया है। इसमें सारे विकल्पों में ए का चौथा दिया गया है, मतलब हम एक स्टेप आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। ठीक, अभी हमारा काम हुआ नहीं है। ठीक, हमारी एलिमिनेशन स्किल थोड़ा सा हिल डुल गई। उसके बाद आता है, हमको क्या पता है कि जो साइकोलॉजी होता है, जो मनोविज्ञान में हम क्या, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो हम देखेंगे डी का क्या है, डी का थर्ड हो जाएगा, साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी में हम बिहेवियरल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं ना। तो डी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। हम देखेंगे डी का थर्ड किसमें है, बी वाला जो है और सी वाला, इसमें डी का थर्ड है, बाकी हम काट देंगे, बाकी हमारे नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी और सी में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल में क्या आएगा, एंथ्रोपोलॉजी, वो एंथ्रोपोलॉजी के अंडर में आएगा, है ना, मानव विज्ञान के अंतर में आएगा। तो बी का क्या होगा, पहला हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। तो हमारा जो बी विकल्प है, जो बी कथन है वो सही हो गया, हमारा बी कथन सही हो गया। और हमको पता है जो मार्केटिंग ज्योग्राफी है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक, आसान है। अगर मान लो पहला विकल्प नहीं भी मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, पहले तो आपको हाँ घबराना नहीं है ना, हाँ, तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो मान लो 1 सेकंड लगता है, वैसे अभी 2 सेकंड लग जाएगा, क्या हुआ, हम थोड़ा और टाइम दे देंगे, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब भी हमारे 2-3 सेकंड 5 सेकंड तो बचे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिडर्ड एज द बेसिक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, निम्नलिखित में से किसे भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। हमने कल जब पढ़ा था भूगोल को कि 2 उप शाखाएं हैं भूगोल की, 2 शाखाओं में भूगोल को बांटा जा सकता है, हमने देखा था ना। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी शाखा है भूगोल की जो आधारभूत शाखा है, क्या वो मानव भूगोल है या मृदा विज्ञान है या संसाधन भूगोल है या अर्बन ज्योग्राफी है, आपको बताना है। बहुत आसान है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये चीज बतानी है। हाँ, हमको पता है, हमने कल पढ़ा था ना, हमने कल ही देखा था कि हम ज्योग्राफी को, जो हमारा सब्जेक्ट है क्या, जियोग्राफी, जिसको हम भूगोल कहते हैं, इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी है ना बच्चों, अगला है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी है ना। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी और जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ये क्या है, ये एक आधारभूत शाखा है किसकी, भूगोल की, है ना, एक आधारभूत शाखा है। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो मानव भूगोल है, वो यहाँ पे सही जवाब है। तो ए विकल्प जो है वो सही है, जिन्होंने ए चुना है, ए विकल्प चुना है, वो बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है ज्योग्राफी ऑफ लेजर, अवकाश का भूगोल है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी के किस एरिया का पार्ट है, किस क्षेत्र का भाग है, राजनीतिक भूगोल का है क्या, आर्थिक भूगोल का है क्या, सामाजिक भूगोल का है क्या, या सेटलमेंट भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ सेटलमेंट का है क्या, अधिवास भूगोल का है क्या। आपको इसमें से जवाब देना है, आपके पास, आपको जवाब देना ही देना है, आपके पास नोटा का ऑप्शन कुछ नहीं है कि आपको कुछ नहीं दबाना है, आपको ABCD में से कुछ चुनना ही है ना। आपके पास कोई नोटा या नन ऑफ द अबव ऐसा कुछ विकल्प उपलब्ध नहीं है, आपको देना ही है और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत आसान है ना, इससे आसान क्या ही हो सकता है, इससे आसान केवल सोना है, इस सवाल से आसान केवल क्या है, सोना है, कि सोने में पड़े हुए हैं लाश की तरह, कुछ काम धाम नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, और उसके बाद जो कठिन काम है वो केवल ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत आसान है ये। तो हमको पता है ज्योग्राफी ऑफ लेजर जो है, जो अवकाश का भूगोल है, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, आर्थिक भूगोल का पार्ट है, ये हमने देखा भी है, हमने ये देखा भी है, हमने अभी स्कोप में देखा था कि ज्योग्राफी ऑफ लेजर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, अवकाश भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल का पार्ट है। अगला क्वेश्चन फिर स्कोप से ही है, क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द सब फील्ड ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से राजनीतिक भूगोल के उप क्षेत्र को पहचानिए। क्या वो मिलिट्री ज्योग्राफी है, सैन्य भूगोल, या मेडिकल ज्योग्राफी है, चिकित्सा भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी है, क्या सांस्कृतिक भूगोल, या जेंडर ज्योग्राफी है, लिंग भूगोल। आपको बताना है कि सही जवाब क्या है, आपको इसका सही जवाब देना है, यह भी बहुत ही आसान है, ठीक। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सब फील्ड बताना है, और इसका एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं, सेम क्वेश्चन तो था, है ना, सेम ही क्वेश्चन था, बताना है आपको। कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए। हाँ, हमने देखा था कि इलेक्टोरल ज्योग्राफी जो एक शाखा है, इलेक्टोरल चुनावी भूगोल वो है, और एक क्या है, एक मिलिट्री ज्योग्राफी है। ये किसका पार्ट है, ये सब पार्ट है किसका, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, ये हमने देखा है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है वो ए है, ए जो है वो सही जवाब है,
ए सही जवाब है। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से मानव भूगोल का क्या ऐसा क्या है जो पार्ट नहीं है? क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। बहुत आसान है, बहुत आसान है, हलवा है, बताना है आपको। आपको इसका सही जवाब देना है। हाँ, हमको पता है कि जो अर्बन ज्योग्राफी है, हमने पढ़ा था स्कोप में। हम जब मानव भूगोल का स्कोप विषय क्षेत्र पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि अर्बन ज्योग्राफी क्या है, मानव भूगोल का पार्ट है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी मानव भूगोल का हिस्सा है, अंग है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी मानव भूगोल का हिस्सा है, पार्ट है। लेकिन जो क्लाइमेटोलॉजी है, जो जलवायु विज्ञान है, ये मानव भूगोल का पार्ट नहीं है। ये किसका अंग है, किसका हिस्सा है? ये फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है। ये बात हमने देखी थी, पढ़ा था। तो जो ए वाला विकल्प है इसमें वो सही नहीं है। क्लाइमेटोलॉजी मानव भूगोल का अंग नहीं है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। 28th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, ये हमको बताना है। टाउन प्लानिंग, जेंडर ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी। आपको टाइम लेना है अगर आपको नहीं आ रहा है, और जिनको आ गया है उनको बधाई। हमको पता है कि उपक्षेत्र कौन सा है। जो जेंडर ज्योग्राफी है वो सोशल ज्योग्राफी का उपक्षेत्र है। बाकी टाउन प्लानिंग किसमें आएगा? वो अर्बन ज्योग्राफी में आएगा। जो टूरिज्म ज्योग्राफी है किसमें आएगा? ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएगा। और मिलिट्री ज्योग्राफी किसमें आएगा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आएगा। ये हमको पता है। लेकिन जो जेंडर ज्योग्राफी है वो किसका पार्ट है? वो सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो यहां पे सही विकल्प क्या है? बी जो है वो सही विकल्प है, बी सही विकल्प है। ठीक, उसके बाद 21th क्वेश्चन क्या कहता है? 21st क्वेश्चन है वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर बताना है कि इनमें से मानव भूगोल का अंग क्या नहीं है। क्या जियोमॉर्फोलॉजी नहीं है, अर्बन ज्योग्राफी नहीं है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी नहीं है, या एग्रीकल्चर ज्योग्राफी नहीं है। बहुत आसान है, हमने अभी देखा था। जैसे हमने देखा कि क्लाइमेटोलॉजी है वो किसका पार्ट है, वो किसका अंग है। तो बच्चों हमको पता है कि वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है भौतिक भूगोल का। वैसे ही जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो भी किसका पार्ट है बच्चों? वो भी भौतिक भूगोल का पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है ना, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ये जो विकल्प है ये सही है। ए वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा, है ना, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ सोशल ज्योग्राफी। कौन सामाजिक भूगोल की शाखा नहीं है? कल्चरल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए, अगर आपको नहीं पता है या आप दिमाग लगाना चाहते हैं। ठीक, जिनको पता है उनको बधाई। हमको पता है कि जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, जो कृषि भूगोल है, ये किसका पार्ट है? ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, आर्थिक भूगोल का पार्ट है। बाकी सब जो है, बाकी जो 3 ऑप्शन है, जो 3 विकल्प दिए गए हैं, ये सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है। ये बात हमको पता है। ठीक, तो यहां जो सही कथन होगा वो क्या होगा? वो डी होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जो आर्थिक भूगोल है उसकी उपशाखा कौन सी नहीं है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। ये आपको बताना है। सिंपल है, नाम से स्पष्ट है कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, जो राजनीतिक भूगोल है, ये अलग शाखा है। लेकिन जो बाकी यहाँ पे दिए गए हैं विकल्प वो क्या है? वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। ये हमको पता है, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ना, मस्त केक वॉक जैसे, कि आप बिल्कुल मस्ती से निकल जाइए। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और आपके विकल्प क्या होंगे? सही होंगे। अभी यहां मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया है, वो क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग सब फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी केयरफुली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल ज्योग्राफी। भूगोल के उपक्षेत्रों को सामाजिक भूगोल के संदर्भ में ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन से जो विकल्प दिए गए हैं, कौन सामाजिक भूगोल का अंग है, ये आपको बताना है।
क्या वो लिंग भूगोल है, जेंडर ज्योग्राफी है, सांस्कृतिक ज्योग्राफी है, भूगोल है, या इलेक्टोरल ज्योग्राफी चुनावी भूगोल है, या ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज है, संसाधनों का भूगोल है? आपको बताना है। हाँ, हम देखते हैं, हमको पता है कि जो लिंग भूगोल है, जो जेंडर ज्योग्राफी है, ये किसका पार्ट है? ये सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग जेंडर में भेदभाव होता है, कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे जो आदमी हैं वो महिलाओं की तुलना में ज़्यादा इंपावर्ड हैं। ये सब किस में पढ़ते हैं? ये हम जेंडर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये किसका पार्ट है? ये सामाजिक भूगोल का अंग है, हमको पता है। कल्चरल ज्योग्राफी सांस्कृतिक भूगोल, ये भी हमको पता है। मानव भूगोल जो सामाजिक भूगोल है उसका अंग है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे लैंग्वेज, कैसे कल्चर, कैसे खान पान, कैसे पहनावा ये बदलता है। ये कल्चरल ज्योग्राफी, ये सांस्कृतिक भूगोल है, ये सामाजिक भूगोल का पार्ट है। लेकिन जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी है ये हमको पता है, हमने अभी देखा है, पहले क्वेश्चन में किया है। ये किसका पार्ट है? ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और जो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज है, जो संसाधनों का भूगोल है, ये किसका पार्ट है? ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। ये हमको पता है ना? तो जो सी और डी होगा ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमें देखते हैं कौन सा नहीं है। जहां पे सी और डी है वो गलत है, सी गलत है। और जो ए और बी है वो सामाजिक भूगोल का पार्ट है, अंग है। तो जो सी वाला विकल्प है वो सही होगा, वो विकल्प सही हो गया। तो हमको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और चीजों को ध्यान में रखना है ना? ये यहाँ पे दिया भी गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मानव भूगोल का क्षेत्र दिया गया और सिस्टर डिसिप्लिन दिया गया है। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। बिहेवियरल ज्योग्राफी साइकोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ लेजर अवकाश का भूगोल, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री। आपको बताना है क्या इसमें सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं तो हमको इसमें कौन सही नहीं लग रहा है। तो जो हमको पता है जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है वो साइकोलॉजी से लिया गया है, ज्योग्राफी ऑफ लेजर वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आता है। लेकिन कल्चरल ज्योग्राफी ये क्या है? ये सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है ना, सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो इसमें सुमेलित नहीं है तो वो सी हो जाएगा। तो सी वाला कथन है वो सही होगा। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मानव भूगोल के ये जो दृष्टिकोण या उपागम दिए गए हैं तो इनको आपको क्या करना है बच्चों? कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको इन्हें काल के बढ़ते क्रम में लगाना है कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। पहला है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन, पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकवाद, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, अन्वेषण और विवरण, और है एरियल डिफरेंशिएशन। आपको इसको कालक्रम के बढ़ते अनुसार में लगाना है। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, पेन कॉपी उठाइए और जल्दी से बताइए। ठीक है, आपको कमेंट में जवाब देना है इसका। आपके पास इसके लिए सेकंड है 45। यू हैव ओनली 45 सेकेंड्स, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। नॉट ओनली आंसर, केवल सही आंसर नहीं करना है, सही जवाब भी देना है। चलो ठीक है, हम देखते हैं कि जो उपागम है, जब हम लोग पहला लेक्चर कर रहे थे, जब हम लोगों ने थियरी वाला पार्ट किया है तो हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपसे बोला था कि आपको क्या करना है, आपको टाइम पीरियड को याद रखना है, उस टाइम पीरियड में कौन सा उपागम आया है वो याद रखना है, उसका सीक्वेंस भी याद रखना है कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, क्योंकि ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब आया था, हमको पता है 1950s तो 1960s का जो टाइम पीरियड था उसमें ये उपागम आया था। पोस्ट मॉडर्निज्म कब आया है, ये तो 1990s में आया है, 1990 के दशक में आया है। फिर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन कब आया है, हमको पता है ये सबसे आधुनिक, सबसे पुराना है। सबसे पहले क्या आया था अप्रोच, उपागम, एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन का ही आया था। तो ये कब आया था, ये अर्ली कॉलोनियल पीरियड में आया था, मतलब 16वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ये इस उपागम की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद एरियल डिफरेंशिएशन ये कब आया था, हमको पता है 1930 से जो इंटरवॉल पीरियड था, 1945 का टाइम पीरियड था, उसमें ये अप्रोच आई है। और हमको क्या करना है, कालानुक्रमिक ढंग से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आया है, अर्ली कॉलोनियल पीरियड आया है, तो सबसे पहले क्या होगा, सी होगा। फिर आया है एरियल डिफरेंशिएशन, डी होगा। फिर ए होगा और फिर क्या होगा, बी होगा। तो जहां पे सी डी ए बी होगा वो सही है। सी डी ए बी कहां है, जो सी वाला कथन है वो सही है। सी में सी डी ए बी दिख रहा है, तो सी वाला जो कथन है वो सही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये यहां पे आपके लिए पढ़ने के लिए दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक, डिस्क्रिप्शन यहां पे दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन सेम है कि टाइम पीरियड दिया गया है, इसमें कालखंड दिया गया है, और यहां पे अप्रोच जो उपागम है उसको दिया गया है। आपको यहां पे देखना है और मैच करना है। यहां पे विकल्प दिए गए हैं, आपके पास 30 सेकेंड है, आपको इसका सही जवाब देना है। आपको थोड़ा एलिमिनेशन स्किल्स को भी यूज करना है, ठीक। ठीक है, हुआ, दिमाग लगा थोड़ा भी, बताइए। हाँ, अगर आप लोगों ने इसका जवाब सही दिया है तो आपको बधाई, जिन्होंने नहीं दिया है तो कंफ्यूजन में गलत हो सकता है। आप लोग थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, थोड़ा उसमें क्लैरिटी लाइए, उनका रिवीजन कीजिए, तब आपका जवाब जो है वो सही होने लगेगा। हम देखते हैं हम कैसे एलिमिनेशन स्किल लगा सकते हैं। पहला है अर्ली कॉलोनियल पीरियड, मतलब शुरुआत वाला टाइम पीरियड था। हमको पता है उसमें क्या हुआ, अन्वेषण, खोज हुई और उनका विवरण दिया गया, एक लिस्ट बनाई गई, है ना, ये हमने देखा था। तो ए का होगा वो क्या, वो थर्ड हो जाएगा, ये हमको पता है। और ए का थर्ड किसमें है, इसमें है, इसमें है। तो सी और डी वाला जो विकल्प है ये गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया, हमको पता है। फिर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड या लेटर कॉलोनियल पीरियड, जिसको हम उत्तर उपनिवेशिक युग कहते हैं, उसमें जो अप्रोच आई थी वो क्या थी, वो रीजनल एनालिसिस की थी, है ना, वो रीजनल एनालिसिस की थी। तो बी का पहला हो जाएगा, दोनों में है, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। रीजनल एनालिसिस क्या था कि हम एक बड़े हिस्से को किसमें, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और हर एक पार्ट को जब पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा, हमें संपूर्ण भाग की जानकारी हो जाएगी। ये हमने कल देखा था, तो बी का पहला हो गया, दोनों में है। फिर अभी हमने देखा, जस्ट इससे पहले देखा था कि जो 1930 से इंटरवॉल पीरियड है उसमें कौन सी अप्रोच आई थी, रीजनल या एरियल डिफरेंशिएशन की। तो सी का चौथा हो गया, तो ए वाला जो विकल्प है वो सही हुआ। और 1950 और 60 में क्या, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच आई थी, जिसमें ज्योग्राफी को साइंटिफिक, वैज्ञानिक ढांचा देने की कोशिश की गई थी, ये हमको पता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि हमको इसको कालानुक्रमिक व्यवस्थित करना है उपागमों को। पहला है रीजनल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, अन्वेषण एंड विवरण। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म है, उत्तर आधुनिकवाद, और प्रादेशिक विश्लेषण है। आपको इसको काल के बढ़ते क्रम में लगाना है, जल्दी से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, हम देखते हैं कि किस टाइम पीरियड में कौन सा उपागम आया था, ठीक। किस टाइम पीरियड में, आपको सबसे पहले देखना है कि किस टाइम पीरियड में कौन सा उपागम आया था। तो हमको पता है जो क्षेत्रीय विभेदन था, जो रीजनल डिफरेंशिएशन था, ये कब आया था, हमको पता है ये 1930 से इंटरवॉल पीरियड जो 1945 तक का था तब आया था, ये बात हमको पता है। हमको पता है, ये भी पता है कि एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन कब आया था, ये आया था अर्ली कॉलोनियल पीरियड में, जब उपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई थी, ये हमको पता है। पोस्ट मॉडर्निज्म सबसे नया है जो 1990s में आया है, ये हमको पता है। और रीजनल एनालिसिस कब आया था, 1950 और 60 में आया था,
ये हमको पता है 1950s to 60s में है, ये हमको पता है, इतनी बात हमको पता है। ठीक, तो अब हम इसको काल के बढ़ते क्रम में लगा देंगे। सबसे पहले बी वाला आया है, फिर उसके बाद ए आया है, फिर डी आया है और फिर सी आया है। तो बी ए डी सी जहां पे होगा वो सही है, बी ए डी सी। अरे बी ए डी सी, यहां पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी ए डी सी होगा, एक बी ए डी सी होगा। ठीक, बी ए डी सी, ठीक, वो सही होगा। नहीं, थोड़ा यहाँ पे गलत हुआ है। हमको पता है रीजनल एनालिसिस कब आया था, ये लेटर कॉलोनियल में आया था, ये यहाँ पे गलत हुआ है। यहाँ पे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये है रीजनल एनालिसिस की बात, प्रादेशिक विश्लेषण की बात हो रही है। ये लेटर कॉलोनियल पीरियड में आया था, है ना। सबसे पहले अर्ली कॉलोनियल पीरियड में एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन आता है, उसके बाद रीजनल एनालिसिस आता है। कब? लेटर कॉलोनियल पीरियड में प्रादेशिक विश्लेषण आता है। तो ये बाद में आया, तो पहले बी होगा, उसके बाद डी होगा, फिर क्या होगा, फिर ए होगा और फिर सी होगा, बी डी ए सी। ये वाला जो विकल्प है बी वाला, ये सही है। जो बी विकल्प है ये सही है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। ठीक, उसके बाद सेम क्वेश्चन है, आपको काल के बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको इसमें क्या समझने की बात है, आपको ये समझना है, ये ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चंस का रिपीटिशन हो रहा है। हर एक जो हिस्सा है, हर एक पार्ट है यूनिट का, वो इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे इसमें आपको लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? रीजनल डिफरेंशिएशन कब आया था? 1930 से 45 के बीच में आया था, हमको पता है। रीजनल एनालिसिस लेटर कॉलोनियल पीरियड में आया है, उत्तर उपनिवेशिक युग में आया है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन 1950 से 60 के बीच में आया है। पोस्ट मॉडर्निज्म 1990 में आया है, ये हमको पता है। हम इसको लगा देंगे कैसे? काल के बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या है? बी है, फिर क्या है? फिर ए है, फिर सी है, फिर डी है। तो बी ए सी डी जो है, बी ए सी डी, जो ए वाला कथन है, जो ए वाला विकल्प है, वो सही है, ये हमको पता है। ठीक, तो बहुत आसान है कैसे क्वेश्चन का रिपीटिशन हुआ है। उसके बाद यहां पे कुछ ब्रॉड फीचर्स दिए गए हैं, कुछ व्यापक विशेषताएं दी गई हैं, और आपको पहले इनसे पढ़ के बताना है कि कौन सा उपागम है, और फिर आपको उसको काल के बढ़ते क्रम में लगाना है, कालानुक्रमिक ढंग से व्यवस्थित करना है। मतलब पहले आपको बताना है कि ये विशेषताएं जो हैं वो किस उपागम को दिखा रही हैं, आपको ये बताना है। फिर वो किस टाइम पीरियड में आई हैं, ये बताना है। फिर इसको काल के क्रम में लगाना है। ये यहाँ पे दिया गया है, आपके पास पढ़ने का और क्वेश्चन को सॉल्व करने का 30 सेकेंड है, आप जल्दी से कीजिए। ठीक है, टाइम अप होता है। अगर आप लोगों ने नहीं कर पाया तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हैं। ठीक, तो पहला है ब्रॉड जनरलाइजेशंस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, सामान्यीकरण और वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता। तो ये किसका पार्ट है? हमको पता है ये पोस्ट मॉडर्निज्म, जो उत्तर आधुनिकवाद उपागम था, उसको ये इंगित करता है, और ये 1990s में आया था, ये हमको पता है। टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न्स ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, ये किसको इंडिकेट करता है बच्चों? ये इंडिकेट करता है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन को, स्थानिक संगठन को, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन को, ये हमको पता है। और ये कब आया था? 1950 टू 1960, 1950 और 60 के दशक में आया था। ये बात भी आपको भली भांति पता है। उसके बाद है टू आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ एनी एरिया, किसी इलाके की विशिष्टता की पहचान करना। ये कैसे होगा? जब हम एरियल डिफरेंशिएशन की अप्रोच को अपनाएंगे, जब हम क्षेत्रीय विभेदन की अप्रोच अपनाएंगे, है ना। ये कब आया था बच्चों? ये आया था 1930s टू 1945, है ना। हाँ, उसके बाद है डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज, नए इलाकों की खोज करना और उनका अन्वेषण करना। ये कब हुआ था? ये अर्ली कॉलोनियल पीरियड में हुआ था, है ना, जब उपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई थी। ऐसे हमको उनका जो फीचर है, उनकी जो विशेषता है, उसको पढ़ के हमको क्या करना है? उपागम के बारे में पहचान करनी है। फिर हमको देखना है कि वो उस किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, और उसके बाद हमको उसको काल के बढ़ते क्रम में लगाना है। तो ये वाला 1990s में आया था। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले डी आया। ठीक, उसके बाद क्या आया? उसके बाद सी आया, फिर ए बी आया, फिर ए आया। तो जहां पे डी सी बी ए है, डी सी बी ए है, वो सही है। जो ए वाला विकल्प है वो सही है। ठीक, ए वाला विकल्प सही है। यहां तक हमने जो हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस है, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको कंप्लीट कर लिया है।
हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है, और हमने ये पाया कि जो नेचर एंड स्कोप की यूनिट है हमारी, इसमें हर एक इलाके से, हर एक पोर्शन से, हर एक पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो हमें हर पार्ट पे, हर एक हिस्से पे फोकस करना है, ध्यान देना है। आपको जो नोट्स मिले हैं वो सफिशिएंट है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा गया है। अगर आपने नोट्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ये पाया होगा कि आपके जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं, उसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है। अपनी कॉपी में आप उसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक। और आपको सारे जो चैप्टर, सारे यूनिट्स के इकाइयां हैं वो सब खत्म करनी है, किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं है, और ऐसे आपको आगे बढ़ना है। आपको इस अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक। और इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो किस पे होगा, उसमें हम जो बोर्ड के पेपर हैं, जो पीवाईक्यू हैं बोर्ड के, उसको हम सॉल्व करवाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कौन सा टेक्निक अपना सकते हैं, और हम आपको मॉडल आंसर भी देंगे कि क्या मॉडल आंसर होना चाहिए, आप कौन सा मैप बना सकते हैं, कौन सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कैसे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज है, जो उम्मीद बैच है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप इसके साथ बने रहिए, मालवीय एकेडमी के साथ बने रहिए, और अपनी जो शिक्षा है, अपना जो सीयूटी की जर्नी है, उसको आसान कीजिए, उसको बेहतर बनाइए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, और फिर आगे मिलेंगे, तब बात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।